अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है मकबूल अहमद और आप देख रहे हैं सदाए न्यूज वाराणसी। इस समय हम वाराणसी के ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के युवा नेता एजाज साहब के साथ जुड़ चुके हैं। बात करेंगे जिस तरह से सियासी सरगर्मी बहुत तेज हो रही है और इसी बीच बराबर जो है धार्मिक मुद्दे को उठाया जा रहा है। इस धार्मिक मुद्दे में उत्तर प्रदेश के संभल में शाही मस्जिद के सर्वे को लेकर सर्वे हुआ है और सर्वे को लेकर तनाव बना है और प्रशासन और एक समुदाय के बीच तनाव हुआ है। किस तरह से देखते हैं कि एक तरफ कोर्ट जो है तुरंत आदेश करती है और तुरंत ही 2 घंटे के अंदर फैसला ले लिया जाता है, जबकि दूसरे पक्ष यानी मस्जिद के जिम्मेदार लोगों को बुलाया नहीं जाता है, पीस कमेटी कोई बैठक नहीं होती। किस तरह देखते हैं इस तमाम मामलों को? देखिए, उत्तर प्रदेश में जो इस समय संभल में माहौल चल रहा है, या शाही मस्जिद का जो आदेश आया, ये तुरंत कोर्ट के 2 घंटे बाद आदेश देते हैं, जिला कचहरी से आया। जबकि 1 दिन या 2 दिन का समय इसमें मिलता है, एक समुदाय को नोटिस दी जाती है, लेकिन बिना नोटिस का मस्जिद का सर्वे का आदेश कर देना और सुरक्षा बलों के साथ पहुंचना, और दूसरे दिन जो है जब वकील के साथ सर्वे की टीम पहुंची तो उस सर्वे के दौरान तमाम वकील और प्रशासन के साथ धार्मिक नारे लगा रहे थे लोग। तो इससे साबित होता है कि ये सर्वे नहीं, मस्जिद को तोड़ने जाते हैं धार्मिक नारे लगाकर, और इस पर जो है हम लोग कड़ी निंदा करते हैं। क्या लगता है कि इतना कम समय में बिना मस्जिद कमेटी को बुलाए या बिना बैठक करे, होता है कि एक पीस कमेटी की बैठक हो जाती है, दोनों भी पक्षों को बुलाकर बातें की जाती है, अगर से ऐसा कुछ है तो? बिल्कुल, वहाँ के जिला डीएम साहब को चाहिए था कि वहाँ के जो है बड़े उलमाए इकराम है, मस्जिद के जिम्मेदार है, मस्जिद की कमेटी है, उनसे मुलाकात करे, उनसे बातचीत करके आपसी सहमति बनाकर, ताकि जिससे संभल का माहौल खराब ना हो, संभल का माहौल अमन और शांति संभल में बना रहे। लेकिन ये सब नहीं हुआ, जबरन और मस्जिद को जो है ये लोग मंदिर बताकर जो है उसका सर्वे हो गया और इसकी याचिका भी दायर कर दी गई, जिसके बाद तुरंत जो है इसका आदेश दे दिया गया, आप सर्वे करिए। जबकि ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जाता, सुप्रीम कोर्ट जाता, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो जिला ही अदालत को जो है हाई कोर्ट बना दिया गया है। विष्णु जैन जो है बराबर ऐसे मुद्दे को लेकर अकेले ही नहीं पहुंचते, बल्कि हिंदू संगठनों के द्वारा वो पहुंच जाते हैं। देखिए, उनकी उम्र केवल 40 से 45 साल हो सकती है, हम तो नहीं जानते, लेकिन जो मस्जिद पर ये ढाबा बोल रहे हैं, उनकी पीढ़ी 10 पीढ़ी पहले भी चले जाएंगे तो वो मस्जिद जहाँ है वहाँ पहले भी मस्जिद थी, और इंशाअल्लाह आज भी मस्जिद है और आगे भी मस्जिद मौजूद रहेगी। बनारस का भी इन्होंने मुद्दा बहुत उठाया कि यहाँ पे ये है, यहाँ पे वो है, जबकि ये भी 300-400 साल पुरानी है। वो तो लोग बता रहे हैं संभल में 500 साल पुरानी मस्जिद है। इसी तरीके से एक मस्जिद जो हमारी बड़ी मस्जिद है, शाही ईदगाह है, उसको जो है आप मंदिर बताकर जो है छीनने की कोशिश करेंगे तो जाहिर की बात है कि उत्तर प्रदेश में माहौल खराब करने वाले कौन है, ये तो सामने दिख ही रहा है कि किसकी वजह से उत्तर प्रदेश का माहौल खराब हो रहा है, अमन शांति खराब हो रही है, बिजनेस है और तमाम जानो मालों का नुकसान हो रहा है। आप देख लीजिए वाराणसी में जब जो है स्टूडेंट जो है इस पे जो है चक्का जाम किए थे, कैंट में हमने देखा, कैंट में जो है बस स्टैंड में घुसकर जो है कई बसों का शीशा तोड़ दिया, रेलवे स्टेशन पे घुस के ट्रेन को रोक दिया। लेकिन वाराणसी एसपी साहब ने तो ये बता दिया कि हमारे बच्चे हैं, समझा लेंगे। लेकिन जब इसका मामला संभल में इस समय हुआ तो संभल के प्रशासन को चाहिए था कि अमन शांति बनाए रखें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आप उत्तर प्रदेश पुलिस चेहरा देखकर और कपड़े देखकर गोलियां चला रही है। बहराइच में क्या हुआ? बहराइच में जो है उपद्रवियों ने तमाम घरों को आग लगा दिया, घर लूट गए, कितनी गाड़ियां जला दी गई, लेकिन उसमें तो पुलिस की एक गोली भी नहीं निकली। लेकिन जब हमने अपनी मस्जिद के लेकर जो है थोड़ा विरोध किया, प्रदर्शन किया, प्रदर्शन करना
कोई गलत बात नहीं है। अपने हक हुकूक के लिए प्रदर्शन होता है, हर दौर में हुआ है, हर समय हुआ है। लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस जो है जिस तरीके से जो है गोलियां चला दी गई, किसके आदेश से चलाई गई, इस पे जो है निष्पक्ष जो है जांच होनी चाहिए कि प्रशासन किसके आदेश के तहत जो है गोली चलाई और 5 मासूम लोगों की जान गई, जिनमें से मरने वाला जो एक शख्स को गोली लगी और 4 शख्स तो मर गए। एक शख्स भी इनके जो है छोटे छोटे 4 बच्चे थे, बताइए उनको भी गोली से मार दिया गया। क्या उत्तर प्रदेश सरकार उनके 4 मासूम बच्चों को शिक्षा पर और जो है आर्थिक मदद के लिए कुछ देगी या नहीं देगी? और आने वाले दिन में तो हम लोग हम है ही हैं जो है ऐसे में किस तरह से देखते हैं कि एक बराबर धार्मिक मुद्दे बराबर बढ़ते जा रहे हैं? क्या देश के तमाम और मुद्दे खत्म हो गए हैं? क्या रोजगार, महंगाई, बेरोजगारी और यार जो बलात्कार हो रहे हैं, क्या तमाम मुद्दे समाप्त हो चुके हैं देश में? देखिए, जो इस समय मुहिम चल रही है, यहाँ के मुख्यमंत्री का नारा है बटोगे तो कटोगे। और हाल ही में देख लीजिए, हमें तो मॉब लिंचिंग के द्वारा मारा जा रहा है, भीड़ के तहत मारा जा रहा है, दाढ़ी टोपी के नाम पे मारा जा रहा है। इन सब के बावजूद भी हमें देखिए अब कहाँ न्याय मिलेगा। हम लोग तो गुहार लगाते हैं, किसी से कुछ मामला होता है थाने जाते हैं, लेकिन वही पुलिस आज जो है गोलियों से हमें मार रही है, तो हम किसके पास जाएंगे, कहाँ गुहार लगाएंगे? हम प्रधानमंत्री जी से अपील करते हैं, उनसे जो है वो मांगते हैं, मदद मांगते हैं हम लोग की प्रधानमंत्री जी जो है तत्काल जो है उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जी से बात करे। संभल में जो छोटा सा इशू था, इतना बड़ा इशू बनाकर मुसलमानों के ऊपर गोलियां चला दी गई पुलिस वालों ने, जिनके तहत 5 मुसलमानों की जान चली गई। ये बहुत बड़ी बात है और इसकी हम लोग कड़ी निंदा करते हैं। और बहुत दुखद घटना ये है कि पुलिस की गोलियों से जो है 5 लोगों की जान गई। बाबरी मस्जिद को लेकर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, उसके बाद से लोग लग रहा था कि जो सुप्रीम कोर्ट है कहीं ना कहीं जो फैसला सही कर रही है, लेकिन उसके बाद ही जो इस मामला आया था, कितना कोर्ट को सही को मानते हैं? देखिए, वो भी फैसला हम लोग इसी नवंबर में आया था, कुछ साल पहले इसी नवंबर में बाबरी मस्जिद का फैसला आया था। सुबह 10 से 11 बजे हम लोगों ने उसको पूरे जो है जो भी फैसला चल रहा था कोर्ट में, हम लोगों ने सुना था। लेकिन जब सुनने के बाद जब बंद हुई माइक, तो ये समझ में आया कि अब फैसला तो हमारे हक में होगा। लेकिन सब कुछ कहने के बाद कि यहाँ पे जो है मंदिर तोड़ कर मस्जिद नहीं बनाई गई, और उसके बाद भी ये फैसला जो है उस हक में हुआ, उनकी तादाद के बल पर हुआ, उनके सत्ताधारी के बल पर हुआ, और धर्म के नाम पर ये जो फैसला हुआ। और उस फैसले के बाद आज देख लीजिए, बनारस में भी वही हाल है, और संभल में भी वही हाल है, और मथुरा में भी तमाम जगहों पर जो है वो हाल हुआ। अगर उसी समय ये फैसला, जैसे जज साहब ने कहा था कि मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई, यहाँ से पहले मस्जिद थी, उन्होंने भी स्वीकार किया। लेकिन उस स्वीकार करते हुए अगर उसी समय सही फैसला होता और उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था अगर टाइट होता, तो ये वो फैसला हमारे हक में होता। आज बाबरी मस्जिद शहीद ना होती, आज वहां पर होती, वहां पे हैया अल्लाह सलाह हैया फलाह की अजान होती और तमाम मुसलमान भाई वहां पे नमाज पढ़ते हैं। लग रहा था कि जैसे इन मुद्दों पर फैसला हो गया, तो तब इसके बाद कोई मुद्दा सभी मुद्दे समाप्त हो चुके थे, लेकिन उसके बाद भी रुके नहीं बराबर तमाम मस्जिदों के सर्वे को लेकर। देखिए, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जो सेकुलर पार्टियां हैं, कांग्रेस पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, बीएसपी है, मायावती पार्टी है, तो इस तरीके से उस समय सभी लोगों ने उसका जो है बहुत समर्थन किया था इस फैसले का। जबकि हमारे असद साहब ने कहा था कि आज एक चली गई है, कल को ये ना समझे कि अब यही एक गई है। इनका निशाना कहीं पे है और देखने को आज मिल रहा है, तो 4 साल बाद देखने को तो मिल रहा है कि बनारस से लेकर मथुरा काशी अब संभल तक चले गए, संभल में भी वही हो गया। तमाम सेकुलर पार्टियां जो हैं अपने आप को सेकुलर कह रही है, इन तमाम मुद्दों पर वो सामने क्यों नहीं आते, क्या लगता है?
देखिए वो नहीं आते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि हम आएंगे तो हमारा वोट बैंक जो है हमसे खिसक जाएगा, और ये जो मुस्लिम वोट बैंक है ये तो हमसे हमारा बना रहेगा। हम इनके पास आए या ना आए, ये हमारा वोट है, ये बना रहेगा। हम उत्तर प्रदेश के तमाम लोगों से यही अपील करते हैं कि आज जो संभल में हुआ है इसको जो है इस पर देखिए कि क्या हो रहा है, कि जिसको हम लोगों ने वोट दिया। संभल के सांसद को चाहिए था कि जिस समय ये भगदड़ हुई, फायरिंग हुई, तो उस समय अपने घरों पे ना रहते, वहां मौके पर खड़े होकर वहां का हालात को काबू पाते, अपनी संभल की जनता को समझाते बुझाते, उनको घर भेजाते, ताकि इतनी बड़ी घटना ना होती है, 5 लोगों की जान ना जाती। ऐसे में किस तरह से एजाज साहब बराबर जिस तरह से ये मुद्दे तमाम चल रहे हैं, लेकिन इसी भी जगह से अभी आपका हाल ही में चुनाव समाप्त हुआ है, इसको लेकर आपकी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बैनर में भी मुफ्ती सलमान अदरी साहब का पोस्टर तक दिया, उनको दावत भी दी, लेकिन उसके बाद भी तमाम जो समर्थन है पार्टी है, जो सीटें हैं वो कहीं निकल नहीं पा रही है, क्यों ऐसा? देखिए ऐसा नहीं कि महाराष्ट्र में 400 से अधिक जो है मौलाना इकराम ने भी हमारे पार्टी का समर्थन किया, जिससे हमारा पिछले से अब भले जीत नहीं हुई, लेकिन जीत और हार का फैसला अल्लाह के हाथ में है। वो जिस हाल में रखेंगे हम खुश हैं। और इंशाअल्लाह वोट महाराष्ट्र में हमारा पिछले विधानसभा से इस विधानसभा में हमारा वोट प्रतिशत हर विधानसभा में बढ़ा है। जहां 68,000 था वहां 91,000 वोट प्रतिशत हुआ है। तो हमारी पार्टी ऊर्जा पे है। हार जीत तो होती है, लेकिन बताइए कि अपने जब अपने ही गद्दार निकलेंगे तो फिर कहाँ जाएंगे हम लोग। अपने ही लोग गद्दारी करते हैं। 13 14 15 उम्मीदवार जो है खड़े हो गए हैं। वो क्या कि भारतीय जनता पार्टी से पैसा लेकर जो है वो खड़े हुए हैं कि आज हमको 5 लाख मिल रहा है, ले लो। आज अगर हम 200-300 वोट ले पा जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी को जिता देंगे। और वही साजिशों में वो लोग कामयाब हो गए, जो अपने ही कौम के गद्दार लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी से पैसा लेकर 200, 400, 500 वोट पाकर जो है इम्तियाज जलील साहब 1700 कुछ वोट से चुनाव हारे हैं। तो कितना उनका योगी जी का जो नारा था बटोगे कटोगे, क्या लगता है चुनाव में एकदम सफल रहा है क्या? देखिए ये तो दिख तो रहा है कि जो इंडिया अलायंस है, इंडिया महागठबंधन बना हुआ है, वो हर जगह तो फेल नजर आ रहा है। महाराष्ट्र में 3 बार जो है सत्ता में कांग्रेस पार्टी रही। आज जो है उसकी ये वो इमेज बच गई है महाराष्ट्र की कि वो केवल 15 पर ही रुक जाती है। ऐसे में जिस तरह से आप देख रहे हैं तमाम सेकुलर पार्टियां मुसलमानों के पक्ष में नहीं बोल रही हैं, फिर ये भी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से लोगों का विश्वास नहीं बढ़ रहा है। देखिए विश्वास बन रहा है, और कुछ लोगों को केवल अपने नशा है, पैसों की गद्दी चलाना, अपने कड़े कुर्ते पहनना और अपने आप को ऊंचा नेता बनने का शौक तो बनारस में भी अधिक क्या बहुत लोगों को जो है, जो ज्यादातर अमीर उम्रा है। लेकिन जब बुनकरों की बात आती है तो वही जो है अपने गद्दी पर बैठकर जो है गालियां देते हैं कि देखिए इनके पास पैसा नहीं है लेकिन इतना बड़ा शादी में खाना कर रहे हैं। जबकि कोई उनसे मांगने नहीं जाता कि आप हमको दे दीजिए, इतना दे दीजिए, उतना वो कभी देते नहीं। आज तक मजदूरी तो ढंग से दे नहीं पा रहे हैं। कभी उनका साड़ी नहीं बिकता, लेकिन करोड़ों का मकान खरीदने के लिए उनके पास पैसा है। बगल में लड़की जवान है, उम्र से ज्यादा हो रही है, माँ बाप चिंतित है कि कैसे जुगाड़ हो इसकी शादी की जाए, इसमें खर्चे है 1-1.5 लाख का। कभी जो अपने पड़ोसी का ये लोग ख्याल नहीं करते और बड़ा बड़ा इदारा चलाते हैं, लेकिन उस इदारों से भी कोई ऐसी हम लोगों को आज तक नहीं पता चला कि हाँ हमारे क्षेत्र में इतना बड़ा इदारा है, इस इदारों के तहत जो है लड़कियों की शादी होती होगी। ऐसा कुछ नहीं है, केवल जो है अपने मन और फायदे के लिए ये लोग इदारा बनाए हैं। जिस तरह से एजाज साहब देख रहे हैं कि बराबर सांप्रदायिक माहौल और तमाम तरह के माहौल बन रहे हैं, तो किस तरह से आप देख रहे हैं कि आप ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एजाज साहब क्या पैगाम देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? देखिए हम लोगों संभल की जनता से यही कहना चाहेंगे कि आप लोग शांति व्यवस्था को बनाए रखें और प्रशासन का सहयोग करें, प्रशासन का साथ दें। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत हम लोगों के साथ है। वहाँ पर जो मस्जिद है, शाही मस्जिद है, वो इंशाअल्लाह रहेगी। कल भी थी, आज भी और आगे भी रहेगी। आप वहाँ प्रशासन का साथ दें और जो सर्वे की जो अदालत ने जो दी है उससे जो है स्टे ले, और स्टे लेकर उसको जो है
आगे अपील करें। और जो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की बंदूक से जो गोलियां निकली है, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी हम लोग कड़ी निंदा करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा लगा एजाज साहब से बात करके। मजलिस के युवा नेता हैं और बेबाक इंटरव्यू से अपनी पहचान बना रहे हैं और लोग इन्हें पसंद भी कर रहे हैं। और जिस तरह से आपने तमाम मुद्दों पर, बुनकरों के मुद्दे पर खास तवज्जो किया कि बुनकरों की जो मजदूरी है वो नहीं बढ़ रही है। ये पिछले 20 वर्षों से ऐसा है कि बुनकर जो है, जिसके अंडर में काम करता है कारीगर, अगर से गिरफ्ता की तिजोरी भर जाती है तो बुनकरों का मंदा आ जाता है, कारीगरों का। और जब उनकी तिजोरी नहीं भरती रहती है तो उनका चलता रहता है। तो ये चल रहा है बुनकर समाज। बुनकर समाज में कई सी तंजीमें हैं और कई इदारे हैं, लेकिन बुनकर समाज में और बनारस के अंदर कोई ऐसा संगठन नहीं है जो गरीब बुनकर बेटियों की शादी के लिए एक अभियान चलाए और लोगों का निकाह आसान करे। ऐसे में बुनकर समाज भी काफी खराब दौर से गुजर रहा है। और जो मजदूरा वर्ग बुनकर 70% बेंगलोर और सूरत में जाके पलायन